अस्सलाम वालेकुम। मैं रफ़ीक सामिद यार और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे बिल्कुल जहाँ कहीं भी रहे होंगे और शायद तरीके से अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे। अच्छा, आज जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, वो मेजर टॉपिक मेरा है निज़ाम-ए-तनीम के हवाले से। पाकिस्तान का निज़ाम-ए-तनीम कैसा है और हम किस स्टेज पर खड़े हुए हैं और दुनिया का निज़ाम-ए-तनीम क्या है और जो हमारे कंट्रीज़ में नंबरों की एक भरमार है, उसको लेकर हम कहाँ तक पहुँचे हैं और बाकी कंट्रीज़ कहाँ तक हैं। और यहाँ पे दुनिया के 3 बड़े कंट्रीज़ की जिनकी रेशो बहुत आउटस्टैंडिंग है, उनके बारे में डिस्कस करूँगा। नंबर 1 पे मैं यहाँ पे बात करूँगा स्विट्ज़रलैंड की, जिसको आप फ़नलैंड कह सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड कह सकते हैं। अब इनका रेशो क्या है? ये कैसे दुनिया के तरक्की याफ़्ता मुल्क में ये आगे गए हैं? फ़नलैंड जो कंट्री है, तो वहाँ पे जो पढ़ाई का निज़ाम-ए-तरीम है ना, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि आप कह सकते हैं एजुकेशन सिस्टम है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। एक हमारे पास हो गया यहाँ पर ये कंट्री और दूसरे पे हमारे पास हो गया जापान और तीसरे पे हमारे पास हो गया जर्मनी। फ़नलैंड, जापान और जर्मनी इन 3 कंट्रीज़ के बारे में यहाँ पे मैं गुफ्तगू करूँगा कि उनका निज़ाम-ए-तनीम कैसा है और किस तरह का है और पाकिस्तान का निज़ाम-ए-तनीम कैसा है और हमें किस डिगर के ऊपर और किस सिमत में लेकर जा रहा है। नंबर 1 जो बात है कि फ़नलैंड की बात करता हूँ, आप कह रहे हैं कि बड़ा खुशहाल कंट्री है, उनका जो आप रेशो कह सकते हैं 100% रेशो उनकी है। उसके अलावा जो उनकी स्टडी का स्ट्रक्चर है ना, 3 से 4 घंटे स्टडी का स्ट्रक्चर है और मज़े की बात वहाँ पर ये है कि बच्चों को वहाँ पर होमवर्क नहीं दिया जाता। अगर वो होमवर्क करवाते भी हैं, तो 3 से 4 मिनट का वो होमवर्क करवाते हैं और वो लोग ये तसव्वुर करते हैं कि होमवर्क बच्चे को देना एक बहुत बड़ा बर्डन है, एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। एक बच्चे के ऊपर एक बोझ डाल दिया जाता है, जिसको बच्चा ना चाहते हुए भी जो ना वो नहीं करना चाहता। अब देखिए हमारी कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा कॉपी के अंबार लगा दिए जाते हैं और बच्चे के हाथ में वो चीज़ें थोप दी जाती हैं कि आप ये होमवर्क जो है ना इसको डन करो। और मतलब कि उन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है और 45 मिनट के लेक्चर के बाद हर 45 मिनट के लेक्चर के बाद वहाँ पर 15 मिनट्स की ब्रेक होती है। अगर हमारे मुल्क में जो सिर्फ़ हम आधे घंटे की 20-25 मिनट की ब्रेक करते हैं, तो एक तूफ़ान खड़ा हो जाता है। और उस तूफ़ान को लेकर जो ना वो वालिदैन कहते हैं कि ये ब्रेक भी नहीं होनी चाहिए। हमारे 0 पीरियड स्टार्ट होते हैं, हमारी नाइट ट्यूशन्स होती हैं, तो उनका जो निज़ाम-ए-तनीम है बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। तो आप देख सकते हैं कि फ़नलैंड ने एक दुनिया के ऊपर एक तरक्की की है। अपने बच्चों को वो कंसेप्चुअल सिखाते हैं, अपने बच्चों को वो एक प्लाट में ले जाएँगे, एक किसी और जगह पे ले जाएँगे, जिस चीज़ के ऊपर उनका इंटरेस्ट है, जिस चीज़ को वो देखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, जिसमें उनको दिलचस्पी है, उस बात के ऊपर वो ना उसको लर्न करेंगे। इसमें इसके बाद स्विट्ज़रलैंड भी आता है, फ़नलैंड, स्विट्ज़रलैंड और बाकी सारी कंट्रीज़ हैं उसमें शामिल हैं। इसके बाद हम आते हैं जापान। आपको पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब एटम बम गिराए गए थे, 9 अगस्त और 5 अगस्त को 1945 को जब एटम बम गिराए गए थे, लिटिल बॉय के एटम बम का नाम था और दुनिया ये चाहती थी कि जापान जो है ना दुनिया के ऊपर वो ख़त्म होकर रह जाएगा और जापान दुनिया में अब उठ नहीं सकेगा, इस काबिल नहीं हो सकेगा। मज़े की बात ये है कि जापान ने तालीम के मैदान में अपने आप को प्रमोट किया। अगर आप एक मार्केट में जाते हैं, किसी और जगह पर जाते हैं, जहाँ पर आपको तमाम किस्म की चीज़ें जो है ना अवेलेबल होती हैं, वहाँ पर एक लिखा हुआ मेड इन जापान और एक ऊपर लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान, इंडिया, सो फार अदर कंट्रीज़ के बारे में लिखा होता है। तो डेफ़िनिटली आप जापान की चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, अगर वो कॉस्टली भी है। जापान ने अपने आप को दुनिया के उस स्टैंडर्ड पर लाकर खड़ा किया कि दुनिया को मजबूर किया कि आप वो चीज़ें वहाँ से कलेक्ट करें और जापान का निज़ाम-ए-तनीम भी ऐसा ही है। वो टेक्निकली लिहाज से अपने बच्चों को सिखाते हैं, टेक्निकली अप्रोच उनकी बड़ी ज़बरदस्त है और माइंडसेट जो उनका है ना वो बहुत आला है, बहुत आउटस्टैंडिंग है। अपने बच्चों के हाथों में वो किताबों के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। ये नहीं कि किताबें नहीं हैं, मीन कि वो टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा सिखाते हैं। जैसे आप कहते हैं कि एक मिस्त्री है, बाइक का है, कार का है, किसी और चीज़ का है। जब एक बच्चा उसके पास जाता है, तो बच्चा अपने उस्ताद को देखकर वो सीखता है, वो लर्न करता है। तो बगैर किसी डिग्री के वो लर्न कर जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा स्टैंडर्ड, ऐसा मेयार नहीं है। इन शॉर्ट करते हुए मैं बता रहा हूँ कि फ़नलैंड के बाद आता है हमारे पास जापान। जापान ने भी शानदार तरक्की की है तालीम के मैदान में और फिर तीसरे नंबर पर आता है जर्मनी। जर्मनी को आप देख सकते हैं, जर्मनी का एक दुनिया में एक नाम है, उनका निज़ाम-ए-तलीम भी बहुत ज़बरदस्त है। जैसे हमारे यहाँ बीएड होता है, ठीक है, जिसको हम आप कह सकते हैं एजुकेशन हम सिस्टम जो होता है ना हमारा, वो हम कहते हैं कि बीएड किया हुआ है, लेकिन बीएड के स्ट्रक्चर का हमारे यहाँ पता ही नहीं होता। जापान के बाद जो जर्मनी है ना, टेक्निकल तालीम जो है ना, टेक्निकल तालीम, उसमें उन्होंने अपनी कारकर्दगी को दिखाया है और स्टैंडर्ड तरीके से उन्होंने अपनी अपनी कारकर्दगी दिखाई है और जर्मनी दुनिया के ऊपर जो ना
वो भी अपनी कारकर्दगी को दिखा रहा है। जैसे हिटलर के बाद जर्मन लोगों की हालत हुई, आप देख सकते हैं कि लोग सब्र भी नहीं कर सकते थे, जर्मनी जो उभर के आगे आएगा, एक तरक्की याफ्ता मुल्क होगा। तो उन्होंने दुनिया के ऊपर एक नाम पैदा किया टेक्निकल तरीके से, बच्चों का माइंडसेट को उन्होंने देखा है, बच्चे चाहते क्या है, बच्चे क्या करना चाहते हैं। उन्होंने हमारे निज़ाम तालीम की तरह कॉपियाँ उनके हाथों में नहीं थोप दी हैं, जिसको हम नोटबुक बोलते हैं, ठीक है, वो नहीं थोप दी हैं। इतनी दी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, सो फार तमाम किताबों को उन्होंने इकट्ठा नहीं कर दिया, बल्कि आप देखते हैं कि उनके बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो वो चीज़ उसके वो हैंड ओवर करते हैं, तो फिर उस चीज़ में उसको आगे लेकर जाते हैं। और वहाँ के उस्ताद को जो प्रोटोकॉल मिलता है, वो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट जो है ना, उन वाला प्रोटोकॉल और दूसरी चीज़ें जो वहाँ उनको मिलती हैं, ये बड़ी शानदार है, बड़ी आउटस्टैंडिंग है। हमारे मुल्क में क्या होता है, हमारे मुल्क में जो हम लोग चीज़ें देते हैं ना, कि हमारे यहाँ नंबर 1100 में से 1100 आ रहा है, अगर 1200 है तो 1200 में से 1200 आ रहा है। और हमारे मुल्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, हमारे मुल्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको उन्होंने निज़ाम तालीम को तबाह करके रख दिया है कि मतलब कि एक ऊंची उड़ान पर जा रहे हैं, 1100 में से 1100 नंबर हासिल कर रहे हैं। हमारे बच्चों के ऊपर एक प्रेशर है कि फ़लाँ बच्चे ने इतने नंबर ले लिए हैं, आपने इतने नंबर नहीं लिए। इस नंबरों की दौड़ में हमने अपने बच्चों को एक कह लेंगे सत्यानाश करके रख दिया है। उनकी मेंटालिटी जो ग्रोथ होनी थी, वो ग्रोथ नहीं हो पा रही है। और मुझे बताया कि हम कितने साइंटिस्ट पैदा कर रहे हैं, कितने इंजीनियर पैदा कर रहे हैं, हम लोग कितने डॉक्टर्स पैदा कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ों से हम लोग बरी ज़िम्मा हैं। अगर 100 साल तक हम इन ममालिक का मुकाबला करें, तो हमारी तो रेशो ही डाउन है। 60-70 के ऊपर हमारी जो जा रही है, अभी वहाँ के वहाँ खड़ी हुई है। हमारे यहाँ में वो हर बंदा पढ़ा लिखा है जिसको अपना नाम लिखना आता है। तो अपने बच्चों के ऊपर जुल्म करना छोड़ें, उनकी मेंटालिटी लेवल को देखें और उस निज़ाम तालीम को देखें जो बोर्ड हमारे बच्चों से डिमांड करता है। हमारे बच्चे ने एज इट लिखा हुआ है, कॉपी करके लिखा हुआ है, फोटो कॉपी करके लिखा हुआ है, तो उस बच्चे को तरजीह दी जाती है। लेकिन जिस बच्चे ने कंसेप्चुअल लिखा होता है, अपने पास से बना के चीज़ें लिखी होती हैं, सेल्फ राइटिंग में लिखा होता है, उस बच्चे का जब रिजल्ट अनाउंस होता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स, उसके मार्क्स कम होते हैं, तो वो बच्चा ना वो हर्ट होता है, डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी, परेशानी, ठीक है, वरीज, उसके अंदर हाइपरटेंशन, ठीक है, एंग्जाइटी, ये तमाम चीज़ें, उसका टेम्पर जो है वो लूज़ हो जाता है, वो तमाम चीज़ें वो डाउनफॉल होना शुरू हो जाती हैं। इन ममालिक ने टेक्निकल लिहाज से आके तरक्की की है, तो इंशाअल्लाह आपके कहता हूँ, अगर इन ममालिक के बराबर आप आना चाहते हैं, इन बुक से बाहर निकलें, इन कॉपी से बाहर निकलें, इन तमाम चीज़ों से एक तरफ हट के आप लोग जो ना आउटस्टैंडर्ड तरीके से कंसेप्चुअली अपने बच्चों को प्रिपेयर करें, उनका माइंडसेट बनाएं, उनके अंदर एक तमाद पैदा करें। दूसरी कंट्रीज में क्या होता है, उनको सेल्फ क्रिएटिंग के ऊपर जो है लेके आ जाता है। सपोज किया मैं कहूँ कि मैं अपने दोस्त के साथ, मेरा एक टाइम था, मैंने अपने दोस्त को कहा कि आपकी शानदार कहानियाँ भी मैं लेकर आऊँगा, ये बुक्स जो आप लाइक करते हैं ये भी लेकर आऊँगा। तो उसने मतलब कि अचानक मेरे घर में मेहमान आ गए, लेकिन मेरा दोस्त मेरा वहाँ पर इंतज़ार कर रहा है, तो उनके बच्चों को ये सिखाया जाए कि इस सूरत हाल में मैं क्या करूँगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप स्कूल आ रहे हैं, स्कूल में बारिश हुई है, रास्ते में आप गिर गए हैं, तो आपका पेपर था, तो इस सूरत हाल में आप क्या करेंगे? आप पहले अपना यूनिफॉर्म घर में जाके चेंज करके आएंगे या आप अपना पेपर देने जाएंगे, दोनों बड़े क्रिटिकल सूरत हाल है। अगर आप यूनिफॉर्म तब्दील करने जाएंगे तो आपका पेपर का टाइम निकल जाएगा, अगर आप पेपर के लिए आएंगे तो आपका लिबास गंदा होगा। वहाँ पर बच्चों को ये स्किल्स कहा जाते हैं, तो बच्चा करेगा क्या? बच्चा डायरेक्ट स्कूल आएगा, वहाँ पर प्रिंसिपल को आकर जो भी बंदा वहाँ पर हेड है उसको बताएगा कि सर मेरे साथ ये ट्रेजेडी वाक़या हुई है, तो डेफिनेटली उसके घर में वो कॉल करेंगे उसके लिए, बच्चे के अगर उसके ऊपर पानी वगैरह का छिड़काव करके या उसको प्रॉपर कोई और चीज़ देकर उसको आप बता देंगे, या ये नहीं करेंगे तो कम से कम जो वहाँ पर अमला होगा, जितना स्टाफ वगैरह, उसके जहन में ये बात होगी कि ये बच्चा यहाँ तक आ चुका है, तो उसका पेपर टेक आउट किया जाएगा, दोबारा फिर पेपर लिया जाएगा। तो जब घर वाले उसका यूनिफॉर्म लिबास बाकी लेकर आएंगे ना, इंशाअल्लाह ये है कंसेप्चुअल तरीके से हमें आगे बढ़ना है। हमने अपने बच्चों को रट्टे से, क्रैम से आगे लेकर जाना है, तभी हम तरक्की याफ्ता मुल्कों के बराबर आ सकते हैं। अगर हम इसी दौड़ में रहे, अगर हम नंबरों की दौड़ में रहे, तो याद रखें कि तोदा-ए-ज़म हम पैदा कर सकते हैं, रट्टे को हम पैदा कर सकते हैं, हम जहानत वाले लोग पैदा नहीं कर सकते हैं, हम साइंटिस्ट, बेहतरीन किस्म के साइंटिस्ट पैदा नहीं कर सकते हैं। याद रखें कि अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर ना डालें, हर बंदे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर ना करें, हर एक का मेंटालिटी लेवल, उसका जो माइंडसेट है वो दूसरों से डिफरेंट है। तो कैसे पॉसिबल है कि आपका बच्चा भी वो चीज़ गेन करे जो दूसरा कर रहा है? अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा फ्री हैंड दें, उनके साथ गपशप लगाएं, मोबाइल से उनको दूर करें और टेक्नोलॉजी के लिहाज से उनको आगे बढ़ाएं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस किस्म की इन्फॉर्मेशन वाली और मज़ीद वीडियो मिले, तो आप हमारे चैनल के साथ स्टे करें, लर्न इंग्लिश विद सैम, और इंशाल्लाह आपको तालीम के हवाले से मज़ीद जो ना वो इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें वो शेयर की जाएंगी। थैंक यू सो मच।